प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्री बोर्ड 3 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे गए थे, इस वीडियो में उन्हीं वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के उत्तरमाला के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको यह ज्ञात है कि हिंदी का पूरा पेपर कोविड-19 के कारण सीबीएसई बोर्ड ने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरे वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में। जहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 40 अंक निर्धारित हैं, वहीं वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए भी 40 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर प्री बोर्ड 3 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही चर्चा की जाएगी। वीडियो को रोककर आप इसके अपठित गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के विषय में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। हमारे देश में किसे तीर्थ कहने की परंपरा है? जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, जहाँ 2 तीर्थ मिलते हैं, जहाँ 2 नदियाँ नहीं मिलती हैं, जहाँ 2 तीर्थ नहीं मिलते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे बड़ी नदी किसे माना जाता है? जो विशाल होती है, जिसका दूसरी नदियों से सबसे ज़्यादा संयोग होता है, जो अधिक पूजनीय होती है, जो समुद्र में मिलती है। तो सही विकल्प होगा जिसका दूसरी नदियों से सबसे ज़्यादा संयोग होता है। संयोग मतलब मिलन होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि बनारस या पटना में गंगा विशाल नदी है, लेकिन उसका पानी मात्र शिव की जटा से नहीं आता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा गंगा अनेक नदियों और जल स्रोतों का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट है, गद्यांश में असली संगम किसे माना गया है और क्यों? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, जहाँ एक से अधिक भाषाएं एकत्र होती है। नेक्स्ट है, भाषाओं का विकास कब अवरुद्ध होता है? अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब अनेक भाषाओं का मेल बंद हो जाता है। इसके बाद अथवा में अपठित गद्यांश है। इसके नीचे पहला प्रश्न है, ताजमहल को किसकी धरोहर बताया गया है? तो सही उत्तर है भारत की अंतरात्मा की धरोहर बताया गया है। नेक्स्ट, गांधीवादी आज किस तरह के गांधी को चाहते हैं? तो सही उत्तर है जो सुविधाजनक है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार आज विडंबना क्या है? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शोषण से उत्पन्न पीड़ा का शोषण होना। नेक्स्ट है, राजनीतिज्ञ किस गांधी की आकांक्षा रखते हैं? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, जो और भी अधिक सुविधाजनक है। नेक्स्ट है, खुद पर स्वराज पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर है विकल्प ए, अपनी भूलें स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, काव्यांश में भारत और भारतीयों में रिश्ता बताया गया है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, माँ बेटे का। प्रश्न नंबर 2 है इसमें नेक्स्ट, कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे में निहित अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग हों। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ सेम हो, और अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार
कि बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण पंक्ति में कई बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो दा वर्ण है, दुष्टता, दृष्टि, देखे, यहाँ पर दा वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तब विकल्प नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है माता का सस्य श्यामला रूप कहाँ देखा जा सकता है, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, खेतों में। नेक्स्ट है काव्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृत की विशेषता है, तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अनेकता में एकता। नेक्स्ट है काव्यांश में वर्णित भारत माता की क्या विशेषता बताई गई है, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अदम्य बलशाली। इसके बाद निम्नलिखित नेक्स्ट है अथवा में निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें कि भाग्यवादी सफलता के बारे में क्या मानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, भाग्य में लिखी होने पर ही सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती और आकाश किसके कारण झुकने को विवश हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, परिश्रम के कारण। नेक्स्ट है काव्यांश में निहित संदेश क्या है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा, परिश्रम का सहारा त्याग कर भाग्य पर भरोसा करना। नेक्स्ट है नर समाज में कौन सा समास है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तो अव्यय या उपसर्ग होता है, वहाँ व्ययी भाव समास होता है। जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वहाँ द्वंद्व समास होता है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो नर समाज, यहाँ पर नर और समाज दोनों ही पद प्रधान है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होने के कारण यहाँ पर द्वंद्व समास है, अतः विकल्प नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है भाग्यवाद को किसका हथियार कहा गया है, तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, दूसरों का शोषण करने का अस्त्र। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ से आपका व्याकरण पोर्शन शुरू होता है। व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में वाक्य विचार रचना के आधार पर है, इसके बाद पद परिचय है, रस है और वाच्य प्रकरण है। तो जो यहाँ पर प्रश्न है ये वाक्य प्रकरण से है, यानी वाक्य विचार से है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 2 है सरल वाक्य में एक कर्ता और एक डॉट डॉट का होना आवश्यक है, तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, क्रिया, यानी सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है, तो संज्ञा उपवाक्य विकल्प नंबर ए, मिश्र वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है पिताजी चाय पिएंगे या काफी, रचना के आधार पर कौन से प्रकार का वाक्य है, तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, संयुक्त वाक्य। उसने कहा वह जयपुर जा रहा है, वाक्य का उचित मिश्र वाक्य होगा, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। उसने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ये आपके वाच्य विचार से प्रश्न पूछे गए हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, विकल्प नंबर ए सही होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कर्म की प्रधानता वाला वाच्य होता है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा, कर्तृवाच्य। अगर यह होता उससे पैदल नहीं चला जा सकता, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वह पैदल नहीं चल सकता, यह एक सरल वाक्य है और इसलिए यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होने का कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित ना हो
वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य होगा? तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्ता गौण होता है, यानी कर्ता की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित 5 वाक्य प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। पहला है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही डॉट 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 कहलाता है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, पद परिचय। नेक्स्ट है, राधा मधुर गीत गाती है, रेखांकित पद का उचित पद परिचय होगा। तो राधा मधुर गीत गाती है, यहाँ पर जो गीत है वह कर्म है और गीत कैसा है? गीत मधुर है। गीत की विशेषता बताई जा रही है मधुर शब्द से, जो कि इसका गुण है, और यह गुणवाचक विशेषण होने के कारण इसमें विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही होगा। वह भावुक व्यक्ति है, रेखांकित पद का उचित पद परिचय क्या होगा? तो व्यक्ति यहाँ पर विशेष है, इसका विशेषण है भावुक। भावुक व्यक्ति का एक गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। हमेशा तेज चला करो, रेखांकित पद के लिए उचित पद परिचय होगा। तो विकल्प नंबर बी सही है, क्रिया विशेषण, क्योंकि चलना क्रिया है और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। कैसे चला करो? तेज चला करो, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, मैं यह दुख नहीं सह सकता, रेखांकित पद के लिए उचित पद परिचय होगा। तो सही उत्तर इसका होगा भाववाचक संज्ञा। जहाँ दुख, सुख, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि की बात की जाती है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यह आपका रस प्रकरण से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, कहत न तत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैन ही सोबात, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी सही होगा, श्रृंगार रस। बी, रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी होगा, रति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से रस रूप में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो विकल्प नंबर डी होगा, स्थायी भाव। तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, 2 आंसू आ गए समझता हूँ उनसे बहता हूँ बेटा। प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस क्या है? तो इसमें जो प्रयुक्त रस है वो करुण है। टेस्ट है कि निम्नलिखित पठित गद्यांशों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वीडियो को रोक करके आप इसके पठित गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। आइए चलते हैं इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की ओर। फादर को जहरबाज से क्यों नहीं मरना चाहिए था? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि उनके मन में सबके लिए प्रेम और वात्सल्य था। नेक्स्ट है, लेखक ईश्वर से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? तो विकल्प नंबर ए सही होगा, ईश्वर से आस्था रखने वालों की दुर्दशा पर सवाल पूछना चाहते थे। नेक्स्ट है, फादर का व्यक्तित्व कैसा था? तो सही उत्तर है, ममत्व और अपनत्व से भरा हुआ था। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर के साथ कितना समय बिताया था? तो सही उत्तर है 35 साल तक लेखक का फादर से संबंध स्थापित था। फादर पहले कहाँ रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा, फादर पहले लखनऊ में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में चुनकर दीजिए। हालांकि यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है, फादर पहले कहाँ रहते थे, इसमें दिल्ली और इलाहाबाद की चर्चा की गई है पठित गद्यांश में, लेकिन लखनऊ के विषय में कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिए जिन बच्चों ने दिल्ली और इलाहाबाद दो में से किसी, यानी इलाहाबाद तो है ही नहीं विकल्प में, जिन बच्चों ने दिल्ली ऑप्शन पर टिक लगाया है उन्हें इसके अंक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चश्मे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। चश्मे वाले को देखे बिना हालदार साहब ने उसे क्या समझा था? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, फौज का सेनानी। प्रश्न नंबर 2 है, फादर बुल्के की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की गई है? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, देवदार वृक्ष से। फादर कामिल बुल्के से बात करना लेखक को कैसा लगता था? विकल्प नंबर सी सही होगा, कर्म के संकल्प से भरने जैसा।
नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत पूछा गया जो पहला प्रश्न है वह यह है कि माँ ने अपनी बेटी को किस पर रीझने से मना किया। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अपने रूप सौंदर्य पर। स्त्री जीवन के बंधन क्या है। तो सही उत्तर है वस्त्र और आभूषण, विकल्प नंबर सी। लड़की जैसी दिखाई ना देने का क्या भाव है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अपनी कमजोरी को ना दिखाना, विकल्प नंबर डी, अपनी कमजोरी को ना दिखाना। प्रश्न नंबर 4 है, लड़की होने से माँ उसे क्या समझाना चाहती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, शिष्ट और व्यवहार कुशल होना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पानी शब्द का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर होगा पानी शब्द का पर्यायवाची है जल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। परशुराम जी का डांट इतना भयंकर था कि उसमें गर्भ के भीतर स्थित बालकों को मारने की क्षमता है। तो रिक्त स्थान की जगह पर यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा, फरसा। नेक्स्ट, धनुष वस्त्र का पर्यायवाची बताइए। नेक्स्ट है, वस्त्र का पर्यायवाची बताइए। तो वस्त्र का पर्यायवाची होता है चीर, चीर माने भी होता है कपड़ा। तो इस तरह से वस्त्र का पर्यायवाची होगा चीर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्री बोर्ड 3 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे उनके उत्तर माला को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप उसे भेजिए। आपके संदेह को निश्चित रूप से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सफल हों, हमारा सिर्फ यही सपना है, या यूँ कहिए मेरा बस एक सपना है कि आप सफल हों, उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हों, अपने माता पिता का साथ साथ गुरुजनों का भी नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।